नमस्कार, करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पराग कण, 2. रेडॉन, 3. कार्बन मोनोऑक्साइड, 4. फॉर्मेल्डिहाइड, 5. कीटनाशक। उपरोक्त में से कितने इंडोर वायु प्रदूषक हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या फिर सभी 5? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी 5। इंडोर वायु प्रदूषण का अर्थ है इमारतों और संरचनाओं के भीतर तथा आसपास वायु की गुणवत्ता का दूषित होना। प्रमुख इंडोर वायु प्रदूषक हैं जैविक प्रदूषक, इनमें पौधों से निकलने वाले पराग, पालतू जानवरों के बाल, कवक और कुछ बैक्टीरिया जैसे एलर्जी कारक शामिल हैं। रेडॉन, यह एक ऐसी गैस है जो जमीन से प्राकृतिक रूप से निकलती है। रेडॉन इमारतों और घरों के तहखानों में फंस सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह तब उत्पन्न होती है जब गैस, तेल, कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन पूरी तरह से नहीं जलते। फॉर्मेल्डिहाइड, यह एक गैस है जो मुख्य रूप से कालीनों, पार्टिकल बोर्ड और इंसुलेशन फोम से उत्पन्न होती है। और कीटनाशक, ये स्वाभाविक रूप से विषैले होते हैं और घर के अंदर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी 5। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. शैवाल जलीय वातावरण में पाए जाने वाले सामान्य स्वपोषी जीव हैं। 2. कवक बहुकोशिकीय जीव हैं जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोसिक होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। शैवाल क्लोरोफिल युक्त साधारण या सामान्य थैलॉइड, स्वपोषी और जलीय यानी ताजे जल और समुद्री जल दोनों जीव हैं, अतः कथन 1 सही है। ये कई अन्य आवासों में पाए जाते हैं, नम पत्थर, मृदा और लकड़ी। उनमें से कुछ कवक यानी लाइकेन और जानवरों के साथ भी पाए जाते हैं। कवक यूकारियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं जिनकी कोशिका भित्ति में काइटिन होता है, जबकि हरे पौधे में सेलुलोसिक कोशिका भित्ति होती है और वे विषमपोषी होते हैं जो या तो मृतजीवी या परजीवी जीव के रूप में विद्यमान होते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूकंप के दौरान जिस बिंदु से ऊर्जा विमुक्ति होती है वह भूकंप का अधिकेंद्र कहलाता है। 2. ध्वनि तरंगों की तरह पी तरंगें भी गैस, तरल और ठोस पदार्थों से होकर गुजर सकती है। 3. रिक्टर पैमाना तीव्रता को मापता है जो भूकंप के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा को दर्शाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। वह बिंदु जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है। इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। सतह पर फोकस के सबसे नजदीक स्थित बिंदु को ऊपरी केंद्र कहते हैं। यह तरंगों का अनुभव करने वाला पहला बिंदु होता है। यह फोकस के ठीक ऊपर स्थित बिंदु होता है। पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे तेज गति से चलती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा करती हैं, अतः कथन 2 सही है। एस तरंगे यानी द्वितीयक तरंगे कुछ समय अंतराल के बाद सतह पर पहुंचती हैं। एस तरंगों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही यात्रा कर सकती हैं। भूकंप की घटनाओं को झटके की तीव्रता या परिमाण के अनुसार मापा जाता है। परिमाण पैमाने को रिक्टर पैमाने के रूप में जाना जाता है। परिमाण भूकंप के दौरान जारी ऊर्जा से संबंधित है। परिमाण को निरपेक्ष संख्याओं 0 से 10 में व्यक्त किया जाता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तीव्रता पैमाने का नाम इतालवी भूकंप विज्ञानी मर्कैली के नाम पर रखा गया है। तीव्रता पैमाने में घटना के कारण होने वाली दृश्यमान क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। तीव्रता पैमाने की सीमा 1 से 12 तक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लाल सूची का उद्देश्य प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति का मूल्यांकन करना है।
2. IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। IUCN एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। IUCN की लाल सूची का उद्देश्य प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करना है, अतः कथन एक सही है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के गलैंड में स्थित है, ना कि जिनेवा में, अतः कथन 2 असत्य है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कथन एक, सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से ताजमहल की सफाई और संरक्षण के उपायों का कार्यान्वयन हुआ। कथन 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से अनुच्छेद 142 के तहत ताजमहल की सफाई और संरक्षण के उपायों को लागू किया गया, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, अतः दोनों कथन सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न परमाणु हथियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। 2, भारत NPT पर हस्ताक्षर करता है। 3, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सभी वातावरणों में नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। परमाणु अप्रसार संधि NPT का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, अतः कथन 1 सही है। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करता नहीं है। भारत उन 5 देशों में से एक है जिन्होंने कभी भी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। NPT पर हस्ताक्षर न करने वाले अन्य देश हैं इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान। भारत हमेशा से NPT को भेदभावपूर्ण मानता रहा है और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है, चाहे वे सैन्य या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हों, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में जीवाश्म ईंधन देश की विद्युत आवश्यकता का 1/4 हिस्सा पूरा करते हैं। 2, विद्युत गतिशीलता को अपनाने का एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य सड़क परिवहन को कार्बन मुक्त करना है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। भारत में जीवाश्म ईंधन देश की विद्युत आवश्यकता का 3/4 हिस्सा पूरा करते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव का एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य सड़क परिवहन को डीकार्बोनाइज करना है, जो भारत के ऊर्जा संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 12% का योगदान देता है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को अप्रतिबंधित हस्तांतरण को अभूतपूर्व 10% अंक बढ़ाकर 42% कर दिया। 2, 15वें वित्त आयोग ने क्षैतिज हस्तांतरण के लिए राज्यों के जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को अधिकतम महत्व दिया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1।
14वें वित्त आयोग ने राज्यों को अनटाइड ट्रांसफर करों के विभाज्य पूल में हिस्सा को अभूतपूर्व 10% अंक बढ़ाकर 42% कर दिया, अतः कथन 1 सही है। 15वें वित्त आयोग ने क्षैतिज हस्तांतरण के तहत जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, आय को 45%, जनसंख्या और क्षेत्र को 15%, वन और पारिस्थिति को 10% तथा कर एवं राजकोषीय प्रयासों को 2.5% भार प्रदान करने का सुझाव दिया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए संचार, नियंत्रण और संवेदना को बहाल करने में वास्तविक दुनिया की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। कथन 2, मस्तिष्क प्रत्यारोपण द्वारा संभव बनाई गई नवीन प्रौद्योगिकियां विकलांग लोगों के लिए दुनिया के साथ उन तरीकों से जुड़ने के नए रास्ते खोल रही हैं। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए संचार, नियंत्रण और यहां तक कि संवेदना को बहाल करने में वास्तविक दुनिया की क्षमता प्रदर्शित करते हैं, अतः कथन 1 सही है। यह तकनीक उन पैराप्लेजिक रोगियों के लिए अत्यधिक लाभकारी हो सकती है जो रीढ़ की हड्डी की चोट या बीमारी के कारण अपने शरीर के अंगों को हिलाने या नियंत्रित करने की क्षमता खो चुके हैं। मस्तिष्क गति संबंधी आदेश भेज सकता है, लेकिन कटी हुई रीढ़ की हड्डी इन संदेशों को उनके इच्छित लक्ष्य जैसे हाथ या पैर तक पहुंचने से रोकती है। BCI क्षतिग्रस्त मार्गों को बाईपास करते हुए एक नया संचार पैनल उपलब्ध कराते हैं। मस्तिष्क प्रत्यारोपण द्वारा संभव बनाई गई नवीन प्रौद्योगिकियां विकलांग लोगों के लिए दुनिया के साथ उन तरीकों से जुड़ने के नए रास्ते खोल रही हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता था, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 4 स्तंभों पर विकसित अपने मॉडल कानून को सभी देशों में लागू करने का प्रयास किया है। कथन 2, किसी देश की कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र में सीमा पार शासन व्यवस्थाओं का एकीकरण सुदृढ़ शोधन अक्षमता कानूनों की पहचान माना जाता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है, या फिर कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। शोधन अक्षमता कानून वर्ष 1990 के दशक के उत्तरार्ध से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 4 स्तंभों पहुंच, मान्यता, सहयोग और समन्वय पर विकसित अपने मॉडल कानून को राष्ट्रों में लागू करने का प्रयास किया है, अतः कथन 1 सही है। दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता 2016 का मसौदा तैयार करते समय शोधन अक्षमता कानून सुधार समिति द्वारा, साथ ही भारत सरकार द्वारा इसके संभावित लाभों को भारत सहित कई देशों में मान्यता दी गई है। इस विषय पर कई समितियों की सिफारिशों के बावजूद भारत ने अभी तक मॉडल कानून को नहीं अपनाया है। किसी देश के कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र में सीमापार शासनों का एकीकरण सुदृढ़ शोधन अक्षमता कानूनों की पहचान माना जाता है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, रेबीज से संक्रमित व्यक्ति में पारंपरिक लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, जैसे कि बुखार, सिर दर्द और सामान्य कमजोरी। 2, रेबीज का वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद सीधा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में सूजन हो जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।